15 मार्च को सिनेमाघरों में आई बस्तर द नक्सल स्टोरी इस समय पर काफी चर्चा में बनी हुई है। कारण उसमें दिखाया गया सच, जो देश के कुछ लोगों को सच्चा नहीं लग रहा है। और अब खबरें आ रही हैं कि कुछ राज्यों में न सिर्फ इसकी स्क्रीनिंग कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, बल्कि इस फिल्म को बैन करने की मांग के साथ लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा को कानूनी समन भी भेजा जा रहा है। लेकिन क्यों? क्या इस फिल्म में दिखाया गया सच नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है? आखिर फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर दर्जनों नक्सलवाद पर फिल्म बनाने वालों और देखने वालों को इस फिल्म से क्या परेशानी है? क्या है बस्तर की रील वर्सेस रियल अनबॉक्सिंग सच्चाई, जिसके कारण ये फिल्म विवादों का हिस्सा बन गई है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लें। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? 100 years of communism and 100 million. और देखते हैं वहाँ से जिंदा वापस कौन लौटता है दम। 1 जुलाई 2020 को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु भाषा में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था विराट पर्वम, जिसके नायक बाहुबली के भल्लादेव यानी कि राणा दग्गुवती थे। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे एक नक्सलवादी की लिखी कविताओं से प्रेरित होकर फिल्म की नायिका उस नक्सलवादी से इस कदर प्रेम करने लगती है कि उसके लिए वो पूरे समाज से लड़ जाती है। उसमें एक ऐसा भी सीन दिखाया जाता है जहां पर नक्सली और पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ में एक गर्भवती महिला फंस जाती है और उस लड़ाई में एक नक्सली महिला जो डॉक्टर होती है उस गर्भवती महिला की डिलीवरी करती है। और ये कोई इकलौती फिल्म नहीं है जिसमें नक्सलवादियों को महिमामंडल किया गया हो। रामचरण तेजा और चिरंजीवी की एक फिल्म है जो कि तेलुगु भाषा में ही है, नाम है आचार्य, जिसमें सोनू सूद को एक विलेन के रूप में दिखाया जाता है जो कि मंदिर की देखभाल की आड़ में गरीबों पर अत्याचार करता है। लेकिन रामचरण तेजा और चिरंजीवी जो कि एक नक्सली होते हैं, उन्हें गांव वालों के रखवाले के रूप में दिखाया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यह फिल्म भी उसी साल रिलीज होती है जिस साल रामचरण तेजा की फिल्म RRR को एक हिंदुत्ववादी फिल्म के रूप में देखा जा रहा था। और ये तो मैंने अभी कुछ साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में बताई हैं। बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों की भरमार है जिसमें नक्सलियों को गरीब, दलित, आदिवासी बताकर उन्हें सिस्टम और सरकार का सताया हुआ बताकर उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता रहा है, जिसके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस्तर फिल्म के बारे में बताने के बजाय मैं इन सभी फिल्मों के बारे में क्यों बता रहा हूं, तो वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उससे पहले नक्सलवादियों के द्वारा मारे गए लोगों की कुछ ऑफिशियल फिगर है, ये देखिए। नक्सली माओवादी विद्रोह की विकिपीडिया के अनुसार 1996 से अब तक करीब 13,000 लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक, सेना और CRPF के जवान शामिल हैं। और जबकि ये आंकड़े अल जजीरा और BBC के अनुसार है। मतलब जब अल जजीरा और BBC जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल ऑफिशियल आंकड़ा 13,000 लोगों को बता रहे हैं, तो सोचिए कि अनऑफिशियल आंकड़ा कितना हो सकता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2011 से लेकर 2020 तक कुल 489 जवानों की मौत नक्सली हमले में हुई थी। 1700 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इस शक के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि माओवादियों को लगता था कि वो लोग पुलिस की मुखबरी करते थे। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे जहां पर आप इनकी क्रूरता के किस्से पढ़ सकते हैं। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि अब तक बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों में नक्सलियों को जिस प्रकार से दिखाया जा रहा था, असलियत उससे कितना अलग है। लेकिन बस्तर फिल्म इन सभी फिल्मों से कैसे अलग है और क्यों बस्तर फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है, उसको समझने के लिए नक्सलवाद और उनके पालनहारों के बारे में थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। देखिए, जो नक्सलवाद की असली पैदाइश है वो बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने शुरू किया था। और ऐसा नक्सलवाद की विकिपीडिया में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन इसी विकिपीडिया में एक लाइन ये भी लिखा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो ये है कि इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के रूप में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। और जैसा कि ये बात सबको पता है कि उन्होंने 23 साल तक बंगाल में राज किया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज़ादी के पहले जब भारत बंटवारे की बात चल रही थी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी का समर्थन किया था, बल्कि कैबिनेट मिशन के सामने देश को 17 टुकड़ों में बांट देने का प्रस्ताव भी रखा था। उस समय ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बंगाल विधानसभा के विधायक हुआ करते थे। और प्रकाश श्रीवास्तव की किताब हे राम से पता चलता है कि उस वक्त उन्होंने 1946 बंगाल में हुए डायरेक्ट एक्शन डे का न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि हिंदुओं के नरसंहार के बाद जब बंगाल विधानसभा में सुहरावर्दी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस और हिंदू महासभा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, तो ज्योति बसु ने मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया था। देखिए, इतिहास में ऐसी बहुत सारी बातें छिपी हैं जिसे थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पिछले 75 सालों से जो होता आ रहा है या फिर वर्तमान में जो हो रहा है वो क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। और 1946 का ये इतिहास बताने के लिए काफी है कि आधे चांद और हाशिए की ये दोस्ती जो आजकल हमें दिखाई देती है वो आज की नहीं है, बल्कि आजादी के पहले की है। खैर, हम आते हैं अपने टाइमलाइन पर और बात करते हैं नक्सलवादियों के पालनहारों की। तो जिस नक्सलवाद की शुरुआत बंगाल से शुरू हुई, क्या 23 साल सत्ता में रहने के बावजूद ज्योति बसु उसे खत्म नहीं कर सकते थे? लेकिन यह समस्या खत्म होने के बजाय उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तक पहुंच जाता है। और केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार और राज्य की सेकुलर सरकारें सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बजट पास करते रहे, लेकिन उसे जड़ से खत्म
नहीं कर पाए। तो एक तरफ जहां नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में राज्य और उस समय की केंद्र सरकारें फेल हो रही थी, वहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हर राज्यों में इस नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे थे। और इस काम में कोई एक पार्टी या फिर किसी एक नेता का योगदान नहीं था, बल्कि इसमें आपको हर तरह के लोग, कवि, लेखक, पत्रकार, कलाकार, नेतागण, उद्योगपति, खिलाड़ी, समाज सेवक, एनजीओ, यहाँ तक कि वो आम जनता भी देखने को मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से प्रभावित है जो देश के 17 टुकड़े करवाना चाहता था। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूँ कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है, वो भोले वाले आदिवासी है। जो तथाकथित नक्सली हिंसा में शहीद हो रहा है वो भी उनके जैसा ही है। लेकिन नक्सलवाद की समस्या सिर्फ उनकी क्रूरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको हथियार बनाकर देश में बैठा अर्बन नक्सल एक जमाने से देश को अंदर ही अंदर खोखला करता आ रहा है, जिस पर न सिर्फ भारतीय सिनेमा में बैठा अर्बन नक्सल गैंग शामिल है, बल्कि वो मीडिया पोर्टल भी जो ऐसी फिल्मों को अवार्ड विनिंग फिल्में बताकर बस्तर जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताती है। कैसे, आइए समझते चैप्टर नंबर 3 में। देखिए, जब कोई फिल्म बनती है तो हर कोई मीडिया पोर्टल अपनी विचारधारा के अनुसार फिल्म का रिव्यू देता है, लेकिन नक्सलवाद देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये जानते हुए भी देश की फिल्म इंडस्ट्री इतने सालों से न सिर्फ विराट पर्वम, आचार्य, चक्रव्यूह, न्यूटन, लाल सलाम जैसी फिल्में बनाकर उनका महिमामंडन करते आया है, बल्कि उन फिल्मों में नक्सलियों को गरीबों का मसीहा बताकर उन्हें ग्लोरीफाई भी करता आया है। और ऐसी फिल्मों को अवार्ड विनिंग फिल्में बनाने का काम करती हैं द क्विंट, द हिंदू जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल। लेकिन जब उसी फिल्म इंडस्ट्री में अदा शर्मा जैसी कोई कलाकार बस्तर द नक्सल स्टोरी जैसी कोई फिल्में कराती है, इसमें नक्सलवाद के असली चेहरे को बिना किसी लाट लपेट के दिखाने का काम किया जाता है, तो उसे 1.5 स्टार देते हुए द क्विंट जैसी मीडिया पोर्टल काल्पनिक कहानी बताता है। देखिए, अगर आप उस इलाके से आते हैं जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि रियल में नक्सलवाद देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना क्रूर है। और इसी क्रूरता को बस्तर फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। नक्सलवाद कैसे गरीब लोगों को क्रूर तरीके से मारता है, कैसे देश के जवानों को जिंदा जलाकर उनकी मौत पर जश्न मनाता है, कैसे नक्सलवाद का पूरा नेक्सस चलता है, कैसे देश में बैठा एक सेकुलर गैंग, एक वामपंथी इकोसिस्टम इसको चलाता है, कैसे कुछ आदिवासी और गरीब लोगों का एक समूह उन नक्सलवादियों से लड़ने के लिए सेना के साथ खड़ा हो जाता है, कैसे सेना के जवान भ्रष्ट सत्ताधारियों की गंदी राजनीति के भेंट चढ़ते हैं। इन सारी बातों को 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ निर्देशक सुदीप्तो सेन ने इस फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी में दिखाया है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने नक्सलवाद को 45 सालों से पाला पोसा है, उन लोगों को ये फिल्म कैसे पसंद आएगी। और इसीलिए आज पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इस फिल्म को न सिर्फ बैन करने की मांग कर रहा है, बल्कि अदा शर्मा जैसे निर्भीक कलाकार को समन भेजकर उन्हें डराने की कोशिश भी कर रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की फिल्म को लेकर लेफ्ट इकोसिस्टम अदा शर्मा और उनकी टीम के पीछे पड़ा हुआ है, बल्कि द केरला स्टोरी के समय भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए फैसला आपको करना है कि इस फिल्म के सपोर्ट में खड़े होकर नक्सली और अर्बन नक्सलियों के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाना है, या फिर चुप रहकर देश को खोखला होते हुए देखना है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।